हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के टीएस क्लासेस में। बहुत दिन हो गए आपके लेक्चर जो है कंटिन्यू नहीं मिल रहे थे और इसके लिए आप लोग भाई बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलो यार आप लोग एटलीस्ट पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे थे कि सर हाँ लेक्चर मतलब अपलोड करो। देखो प्रॉब्लम ये आती है ना यार कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप वीडियो बनाते हो तो आपके पास उस तरह से सिचुएशन नहीं हो पाती है, प्लस थोड़ा हेल्थ का भी इशू हो गया था, इसलिए जो है वीडियोस कंटिन्यूस आपकी नहीं आ रही थी। तो अभी हम लोगों ने जो वेल्डिंग का लेक्चर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने वेल्डिंग का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो देखा था वहाँ पे। तो लेक्चर 1 और 2 जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वेल्डिंग का लेक्चर 3। ठीक है। और वेल्डिंग जो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर आरआरबी जेईई के जो बंदे प्रिपरेशन कर रहे हो या जो बंदा एसएससी जेईई का भी प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके लिए भी वेल्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सारा टॉपिक उसी तरीके से कवर करेंगे ताकि हमारी आरआरबी जेईई और आपका एसएससी जेईई में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो लेक्चर 1 और 2 का मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू करवा देता हूँ, सो दैट आपको लगे नहीं कि लेक्चर 3 में भैया कनेक्टिविटी कहीं आपका ब्रेक हो गया होगा, इसलिए लेक्चर 1 एंड 2 का भी रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि वेल्डिंग एक जो होता है ये कैसा जॉइंट होता है? एक परमानेंट जॉइंट होता है जिसमें दो मटेरियल मतलब दो जिसको जॉइंट करना है, दो आपस में एक बेस मटेरियल होता है, उसमें वहाँ पर एक जो आपका रहता है यहाँ पे मेटल जो रहता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो या तो इसको मेल्ट करके या तो खाली इन दोनों ही मेटल को जो रहता है, ये जो दोनों आपके 1 और 2 आपके मान लो यहाँ पे मेटल के दिख रहे होंगे, इनको मेल्ट करके हीट के थ्रू से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये सारे क्या होता है? एटॉमिक, यहाँ पे एटॉमिक आपका एटॉमिक मतलब जो है बॉन्डिंग जो होता है वो एटॉमिक लेवल पे जाके होता है। ठीक है। तो वही मैंने आपको डिफिनेशन जब मैंने करवा रहा था तो बताया हुआ होगा, ताकि जो वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है या तो आप कर सकते हो हीट के साथ कर सकते हो, या तो हीट के बिना प्रेशर के साथ कर सकते हो, या तो प्रेशर एलोन के साथ मतलब प्रेशर अकेले। मतलब प्रेशर का अकेले का मतलब क्या होगा कि मान लो कोई ये एक मेटल का पीस है, कोई दूसरा मेटल का पीस है, हम क्या कर सकते हैं इन दोनों इसको इधर प्रेशर लगा के दोनों में फ्रिक्शन जनरेट करके हीट जनरेट करके हम लोग जो है वेल्डिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। तो वेल्डिंग जो परमानेंट जॉइंट आपका वेल्डिंग में जो होती है, तो ये प्रोसेस आप तीनों फॉर्म में कर सकते हो, या तो हीट से मीडियम से कर सकते हो, या तो आपने देखा कि जो प्रेशर है उसके मीडियम से कर सकते हो, या हीट प्लस प्रेशर दोनों को मिक्स करके कर सकते हो, या तो आप जो है लोकलाइज्ड परमानेंट जॉइंट जो तो फिलर मटेरियल को ऐड करके, या तो फिलर मटेरियल विदाउट ऐड करके भी आप कर सकते हो। क्लियर है। फिर हम लोग देखा कि एडवांटेज इसके क्या क्या थे कि भाई चलो जो स्ट्रेंथ होती है जहाँ पर भी आप जॉइंट जो जब दो मटेरियल का करोगे तो वो जो है उसकी जो जॉइंट की जो स्ट्रेंथ रहेगी इन दोनों बेस मटेरियल के कंपेयर में उसके बराबर भी हो सकते हैं या तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। और इसमें क्या है कि दो अलग अलग या तो दो डिसिमिलर मेटल को भी हम लोग जॉइंट कर सकते हैं। वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन, वेल्डिंग को जो होता है हम लोग किसी भी पोजीशन पर जो है वो कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई इसके लिमिटेशंस होते हैं। क्या लिमिटेशन होता है भाई? कि कोई भी बंदा आके जो है वेल्डिंग नहीं कर सकता। पहले तो इसकी सेटअप कॉस्ट एक लगती है भाई कि हाँ आपको पावर सप्लाई देना पड़ेगा, जो बंदा वेल्डिंग करेगा उसके सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है। तो वेल्डिंग के लिए टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें क्या होता है कि जब ये वाला जो हीट का जो जोन आता है जहाँ पे आप हीटिंग करते हो या तो फिलर मेटल ऐड करते हो, तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि थर्मल क्रैक का भी मतलब चांसेस जो है बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग जो होती है मटेरियल की, द वेल्ड जॉइंट माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस एंड कैन बी टेक। मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग दो बेस मटेरियल है, ठीक है, जब इसको हम लोग दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है कि हीट का, अगर आपने पढ़ा कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, तीन मोड जो हीट का ट्रांसफर होता है, इसमें जो हीट का ट्रांसफर रेट होता है ना कि हर एक लेयर पर अलग अलग होगा। उसके कारण क्या होगी, हीट का ट्रांसफर रेट अगर अलग अलग रहेगा तो भाई कोई मटेरियल सबसे पहले जल्दी ठंडा होगा, कोई लेट से ठंडा होगा, उसके कारण जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा वेल्डिंग के डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट तो स्लाइड आपको ये वाला था, मैंने आपको बताया भी था कि वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आता ही है आपके लिए कि वेल्डिंग को मैंने यहाँ पे मेनली 3 क्लासिफिकेशन जो है 3 इसको हम लोगों ने यहाँ पे 3 बेसिकली जो है क्लासिफिकेशन किया। 3 कौन कौन से बेसिस पे? सॉलिड स्टेट पे किया था, उसके बाद लिक्विड स्टेट जिसको हम लोग फ्यूज़न भी बोलते हैं, या तो सॉलिड लिक्विड दोनों मिक्स रहेंगे। इसको ऑटोजेनस बोला जा सकता है, इसको होमोजेनस बोला जाता है, इसको हेट्रोजेनस। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि ठीक है यार सॉलिड स्टेट में एक्सप्लोजिव हो गया, अल्ट्रासोनिक, फ्रिक्शन, फोर्स और डिफ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस आते हैं। मेरा भाई एसएससी में कितनी बार जो क्वेश्चन पूछा होगा कि 3 आपके कोई अदर मतलब ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेगा बताओ कि सॉलिड स्टेट के मतलब कौन सा वेल्डिंग मतलब टाइप्स है, तो आपको ये सारे याद होना चाहिए, एक्सप्लोजिव, अल्ट्रासोनिक, फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स, डिफ्यूज़न। क्लियर है। फिर अब जो लिक्विड स्टेट होता है इसको 3 भागों में बांटा गया, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और केमिकल रिएक्शन।
और सॉलिड लिक्विड जिसको हम लोग हेट्रोजेनस बोलते हैं, इसमें ब्राजिंग और सोल्डरिंग होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो आर्क वेल्डिंग है ना, आर्क वेल्डिंग को हम लोग फर्दर क्या किया, 3 पार्ट में बांटा हुआ है। सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, सिलेट गेज, टेंशन नहीं लेना है। इसका जो नोट्स का लेक्चर 1 से लेके, जो आपको लेक्चर 1 से लेके टोटल लेक्चर 3 तक का जो PDF है ना, वो आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का देखना लिंक, इस वीडियो में जो मोर बटन जो रहा था ना, उसको क्लिक करना। एक बार क्लिक करोगे नहीं आएगा, दूसरा बार क्लिक करना, फिर देखना वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 का PDF आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं नोट किया, और बाकी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अब यह सिल्डेड गैस क्या है, यहाँ पर TIG का तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कितना बार पता नहीं। इसको बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे, अभी टाइप्स खाली बता रहा हूँ आपको। सिलेट गैस में MIG का मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, PIW का मतलब होता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये सबमर्ज गैस हो गया। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टाइप आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग हो गया, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश वेड वेल्डिंग, उसका इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग हो गया, क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूँ तो केमिकल रिएक्शन के 2 थे, गैस और थर्मिट वेल्डिंग। और यहीं पे आपको मैं बताता था, जो थर्मिट वेल्डिंग होता है ना, ये जो रेल होते हैं, रेलवे ट्रैक जो होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कौन सा वेल्डिंग का प्रोसेस का यूज़ करते हैं, वो थर्मिट वेल्डिंग का प्रोसेस जो होता है वो उसको यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे जानना स्टार्ट किया। भाई अगर हम लोग वेल्डिंग अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले समझे कि वेल्डिंग जो होती है एक परमानेंट जॉइंट होता है, वो चीज़ समझा। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने। फिर अब हम लोग बात करते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है भैया, कि बट जॉइंट में सिंपल सा एक मेटल और दूसरे मेटल को आपस में रख के जो है इस तरीके से आपस में एक दूसरे को रख के हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, बट जॉइंट बोलते हैं। लेकिन अब इसमें भी अलग अलग टर्म्स निकल के आए हैं कि वेल्ड पूल या तो वेल्ड पडल क्या होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेटल जो होता है बिटवीन 2 वर्कपीस के बीच में जो रहता है, मतलब पूल मतलब नहीं लगता कि तालाब, ठीक है, स्विमिंग पूल, उससे याद रखना कि वेल्ड पूल और वेल्ड पडल का मतलब ये होता है कि जो इन 2 मेटल बेस मेटल के बीच में जो यहाँ पे लिक्विड मेटल रहेगा, जो हम लोग फिल कर रहे होंगे, ठीक है, फिल कर रहे होंगे, या तो फिर हीट उत्पन्न करके जो यहाँ पे लिक्विड मेटल रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड पूल या तो वेल्ड पडल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, और अगर दूसरे टर्म की बात करें तो भाई वेल्ड बेड क्या होती है, कि जब सॉलिडिफाई हो जाता है ना आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल जो होता है, जो हम लोग ऐड करते हैं किसी भी इन दोनों वर्कपीस के बीच में इन सिंगल पास में, उसको क्या बोलते हैं, वेल्ड बिड बोलेंगे, ठीक है। रिइंफोर्समेंट क्या होता है, मान लो सॉलिड हो गया तो बेस मेटल के ऊपर में जो ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट है उसको रिइंफोर्समेंट बोल देंगे। और वेल्डिंग करने का टाइम क्या होता है, जो इन मेटल के अंदर अगर घुस गया होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन बोल देंगे। रूट गैप क्या हो गया, कि जब भी हम लोग 2 मेटल को ज्वाइन करेंगे तो जो मिनिमम गैप रखते हैं इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट गैप बोलेंगे। तो ये तो एक था आपका बट जॉइंट के कुछ टर्मिनोलॉजी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं क्या, फिलेट जॉइंट। फिलेट जॉइंट कुछ इस तरीके से आप 2 अलग अलग मेटल को जो है रख के आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पहले आप उसको देख लो एक बार, कि जो ये वाला पार्ट आता है ना, इस तरीके से देखिए ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे जो देखो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टॉय, इसको भी टॉय, ये वेल्ड फेस हो गया। और इसको आप जब निकालोगे बाहर तो ये कुछ तरीके से ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा, और इसको बोलते हैं क्या, थ्रोट बोलेंगे। और ये जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट रहता है ना, उसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो टॉय कहीं भी अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ जाओगे कि इट इज अ जंक्शन। ये क्या जंक्शन है भैया, बिटवीन वर्क पीस एंड वेल्ड फेस। ये जो वेल्ड फेस है और वर्क पीस के बीच में क्या, ये जंक्शन है। रूट की अगर बात करेंगे तो ये क्या, एक डीपेस्ट पेनिट्रेशन है आपका इस फिलेट जॉइंट में, क्लियर है। चलो उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे थ्रोट क्या था, यहाँ पे थ्रोट में जो है ना, इस ये जो रूट था आपका और ये जो वेल्ड फेस का क्या मिनिमम डिस्टेंस है। तो क्या है भैया, रूट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ डीपेस्ट पेनिट्रेशन। तो बता दिए थ्रोट क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कहाँ कहाँ की, रूट और वेल्ड फेस की, क्लियर हो गया। डिपोजिशन रेट, डिपॉजिट का मतलब क्या था, जमा करना। मतलब जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होंगे तो भाई एक बार में जितना हम लोग यहाँ पर मटेरियल को जमा कर लेते हैं, मतलब जो फिल करते हैं, उस गैप को फिल करने के लिए जो हम लोग वहाँ पे देते हैं कितना kg पर आवर में, तो उसी को उसको बोल देते हैं क्या, डिपोजिशन रेट बोल देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ हम लोग लेक्चर 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोग बेसिक आर्क वेल्डिंग के बारे में जाना। वेल्डिंग करने के लिए जो भाई जिसको आप वेल्ड करोगे वो बेस मटेरियल होना चाहिए, एक पावर सप्लाई का सोर्स होना चाहिए। पावर सप्लाई DC से भी हो सकता है और AC से हो सकता है। आपको मैंने बताया था कि DC में पावर सप्लाई होने से क्या होता है कि जो भी आप पोलैरिटी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज वर्कपीस या इलेक्ट्रोड को जो भी दोगे, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन
एसी में क्या होता है, एसी सप्लाई में कि निगेटिव और पॉजिटिव जो ये आपकी पोलैरिटी होती है वर्कपीस की और इलेक्ट्रोड की वो चेंज होती रहती है। तो ये वाला क्या एक इलेक्ट्रोड कुछ नहीं, मेटल होता है यार, ग्रेफाइट का हो सकता है, माइल्ड स्टील का हो सकता है, किसी भी चीज़ का मटेरियल होता है, मेटल होता है। ये पावर सप्लाई है, तो जहाँ पे कैथोड से मान लो अगर इसको दोगे तो उसको निगेटिव बोलते हैं, इसको अगर पॉजिटिव दोगे तो एनोड दोगे। और भैया यहाँ पे अर्थिंग देना ही है, ठीक, अर्थिंग देने भूलना नहीं है। क्लियर है कि जो अनवांटेड करंट है वो कहाँ चले जाए भाई, अर्थिंग के सारे नीचे चले जाए। तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड को जैसे ही आप इस मटेरियल के साथ यहाँ पर टच करोगे, पावर सप्लाई ऑन करोगे, तो एक क्या होगा भाई, एक आपको आर्क देखने को मिलेगा, मतलब एक स्पार्क देखने को मिलेगा। वो स्पार्क जनरेट क्यों हुआ बताइए। चिंगारी जो स्पार्क जो जनरेट हुआ है उसका मेन रीज़न क्या है, स्पार्क जो जनरेट होने का मेन रीज़न आपका यहाँ पर हो जाती है क्या, शॉर्ट सर्किट। मतलब भाई आपने शॉर्ट सर्किट किया तो एक स्पार्क जनरेट हो गया, बट आप इस स्पार्क को चाहते हो कि ये आपको कंटिन्यूस भैया क्या हो मिलते रहे, कंटिन्यूस अगर आप इस चाहते हो कि स्पार्क आपको मिलते रहे, डेट्स वाई यू नीड टू मेंटेन सम आर्क लेंथ। मतलब आपको एक आर्क लेंथ जो है मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी जाके ये जो स्पार्क है ना आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है भाई, क्या होता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। निगेटिव से क्या होता है भाई, पॉजिटिव जो निगेटिव चार्ज जो रहता है हमेशा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, पॉजिटिव में जाकर जंप करना चाहेंगे। तो भाई जंप करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी होगी ना जब ये क्लोज्ड पूरा पाथ बनेगा। क्लोज्ड पाथ है नहीं, तो वही हमें यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में स्पार्क दिखने लगता है। यही स्पार्क जो होता है इस मटेरियल को मेल्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बेस मटेरियल पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा हीट का जनरेशन होगा और हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात है कि आर्क वेल्डिंग में कुछ नहीं होना चाहिए कि क्या होता है। और हम लोग ये सब सारा जो पॉइंट है ये सब मैंने क्या लेक्चर 1 और 2 में करवाया हुआ हूँ, तो बेसिक आपको एक आइडिया दे दिया कि क्या था नहीं था। डीसी आर्क वेल्डिंग समझ लो, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है कि इसमें एक स्ट्रेट पोलैरिटी होती है, एक रिवर्स पोलैरिटी होती है, ठीक है। और अक्सर इस एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना कि बताओ कि जो इलेक्ट्रोड होता है और आपका जो क्या होता है वर्कपीस होता है उसमें जो है कौन सी मतलब आपकी पोलैरिटी रहती है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। आप देखो हमेशा इस तरह से एरो बनाना, ठीक है, एरो बनाना और यहाँ पे एक निगेटिव देना है पॉजिटिव, मतलब निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, पॉजिटिव की ओर फॉलो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है। तो हमेशा याद रखना ये जो केस बनता है ये DCSP, मतलब इलेक्ट्रोड को निगेटिव करना है और वर्कपीस को पॉजिटिव में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। क्लियर है। और उसका जस्ट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट रिवर्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखे थे कि DCSP जब होता है ना तो सबसे ज़्यादा जो हीट का जनरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वर्कपीस में होता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, इसका रीज़न ये होता है कि भाई ये भाई क्या है, निगेटिव चार्ज, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भैया पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स की एक अपनी गुण है, अपनी प्रॉपर्टीज़ है वही कि वो निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की ओर भागा जाएगा, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत सारे इस वर्कपीस पे टकराएंगे मेरे भाई, तो क्या होगी वहाँ पे, टकराएंगे तो हीट का जनरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यही बोला जाता है कि इसमें जो है 2/3 मतलब 66.67 टोटल हीट का जनरेशन होगा और इसमें 1/3 ओनली होगा। क्लियर है। अब अभी हम लोग आगे देखेंगे कि स्ट्रेट पोलैरिटी से क्या फ़ायदा हो सकता है और रिवर्स पोलैरिटी से क्या फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर मान लो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या नेगेटिव चार्ज है। अब वर्कपीस में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किस पे जंप करेंगे मेरे भाई, इस इलेक्ट्रोड पे करेंगे। तो भाई अगर मान लो कि ये मिग वेल्डिंग कर रहे हो, जैसे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है जिसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होता है ना वो क्या होता है, मेल्ट करता है। मतलब हम लोग इसमें कंज्यूमेबल होता है ना, कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड होता है वो यूज़ करते हैं, बट टिग वेल्डिंग में जो होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इसमें यूज़ करते हैं। क्लियर है। मतलब आप इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके इस वर्कपीस में जो भी आप दो आपका वर्कपीस रहेगा उसका जॉइंट का जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके करते हो। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हीट किस पे जनरेट होने वाली है, इस इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगी। तो इसमें जो डिपोजिशन रेट है ना, डिपोजिशन रेट मतलब एक बार में जो मेटल यहाँ पे इस गैप के अंदर फील होगा, जब दो मेटल को ज्वाइन करेंगे आपको नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। इसमें कम क्यों होने वाला है भाई, क्योंकि इसमें इस पे ज़्यादा हीट नहीं आ रहा है, किस पे ज़्यादा हीट आ रहा है, वर्कपीस पे ज़्यादा हीट आ रहा है। प्लस ये वाला जो होता है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट या तो हाई थिकनेस वाला अगर कोई मटेरियल है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और ये लेस थिकनेस और लेस मेल्टिंग पॉइंट वाला अगर कोई मटेरियल होता है उसके लिए रिवर्स पोलैरिटी जो होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब देखो इस पे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ना तो आपको एक चीज़ यहाँ पे अंदाज़ा ये नहीं लग रहा कि भाई इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब यहाँ जो पेनिट्रेशन हो रहा है मेटल का जो होगा, ड्रॉपलेट्स का जो होगा ये ज़्यादा होगा इसमें DCSP में, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा भैया इस वाले में कम होगा। क्लियर है। तो यही सब सारा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि किसका ज़्यादा मतलब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा, किसका कम होगा। क्लियर है।
अब हम लोग यहाँ से आपकी लेक्चर 3 स्टार्ट होने वाली है। आई होप आपको लेक्चर 1 2 से अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर 1 और 2 के लिए एक कनेक्टिविटी यहाँ से बना दिया हूँ। अब 2 और 3 अब लेक्चर हमारा यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है, लेक्चर नंबर 3 जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर 3 में हम लोग देखने वाले क्या, वेल्डिंग टेक्निक। अब ठीक है यार, कोई बंदा टेक्नीशियन है, वेल्डर है, ठीक है, वेल्डिंग करेगा भाई, तो वेल्डिंग करने का भी तकनीक होता है, टेक्निक्स होते हैं। ऐसा थोड़ी है उठा यार वेल्डिंग कर दी है, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ना, इसका लिमिटेशन ही ये होता है कि भैया एक प्रॉपर वेल्डर चाहिए वेल्डिंग करने के लिए। कोई भी कॉमन आदमी वेल्डिंग कर देगा लेकिन वो सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब टेक्निक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो वेल्डिंग टॉर्च होता है ना, या तो उसको जो मूवमेंट करवाने का जो है अलग अलग तरीके होंगे। क्या हो सकता है भाई, एक तो ये वाला मूवमेंट हो सकता है जिसको हम लोग लीनियर बोलेंगे, और एक ये वर्टिकल मूवमेंट होगा। क्लियर है। यहाँ पे लिखा गया कि आर्क वोल्टेज इक्वल ए प्लस बी इंटू एल ए, जिसको आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये समझेंगे हम आगे क्या होता है, ये इक्वेशन बनता है, बस आपको सिर्फ इसे याद रखो। और पावर पी इक्वल टू क्या होता है, 55 से पढ़ते हुए वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो यहाँ हमें ये समझ में आया कि देयर आर 2 मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड। कौन कौन सा भैया, लीनियर मूवमेंट क्या होता है, लीनियर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड विथ रेस्पेक्ट टू वर्कपीस नोन इज लीनियर वेल्डिंग स्पीड। मतलब कि भैया आप यहाँ पे पावर सप्लाई कंपलसरी है मेरे भाई। पावर सप्लाई आपको समझ में आ गया, बिना पावर सप्लाई में वेल्डिंग कैसे करोगे यार, वहाँ पे सप्लाई करोगे तब ना आपका इलेक्ट्रिसिटी का सब ये वोल्टेज का सप्लाई करना है वहाँ पे। तो एक को क्या करोगे भाई, इसको अगर नेगेटिव में ज्वाइन कर दिया, इसको पॉजिटिव में कर दिया। मुझे ये बताना ये कौन सा DCSP है कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी है। ये मैंने क्या बोला, माइनस है पॉजिटिव है, कुछ दिमाग नहीं अच्छा बोलना, अरे यार ये ऐसा जाएगा, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। ये तो DCSP डायरेक्ट करंट स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर जा रही है, स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर जा रही है, मतलब ये स्ट्रेट पोलैरिटी है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके, और जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे एक क्या लगाते हैं, अर्थिंग लगाना कंपलसरी है। क्लियर है। और ये आपका मिनिमम एक आर्क लेंथ यहाँ पे मेंटेन रखना है कंटिन्यूसली अगर आप स्पार्क चाहते हो। दूसरा मोशन क्या हो सकता है, ये जो आपका वेल्डिंग टॉर्च का मूवमेंट, अगर ये वर्कपीस से मान लो 2 को ज्वाइन करना, तो ये आपका डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड विद रेस्पेक्ट टू वर्कपीस टू मेंटेन द कांस्टेंट आर्क लेंथ। अब क्या हो सकता है, जो आप वेल्डिंग टॉर्च जो है ना, वेल्डिंग जो टॉर्च आपके हाथों में है, मतलब आप अगर मैनुअली कर रहे हो, एक तो मैनुअली हो सकती है, या तो वेल्डिंग टॉर्च का जो मूवमेंट है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली भाई मेरे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली और मैनुअली में क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर जो दोनों ही मूवमेंट अभी आपको जो मैंने बताया, लीनियर और डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर इसको आप कंट्रोल करते हो मैनुअली, तो उसको बोलेंगे भाई मैनुअल आर्क वेल्डिंग टेक्निक। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार, कोई सा भी नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों मूवमेंट्स, ये कौन से दोनों मूवमेंट्स, लीनियर और वर्टिकल मूवमेंट्स, अगर ये कंट्रोल किए जा रहे हैं ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा, तो इसको बोलेंगे भाई ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर भी। और अगर एक मूवमेंट हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया मैनुअली और एक हम लोगों ने कर दिया मशीन्स के द्वारा, तो इसको बोल देंगे सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक। तो वेल्डिंग टेक्निक समझ में आ गया भैया कि एक हो सकता है लीनियर मूवमेंट वेल्डिंग टॉर्च का, एक हो सकता है आपका कौन सा, वर्टिकल मूवमेंट, और एक आप उसके बाद ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो। उसके हिसाब से भी हम लोगों ने वेल्डिंग टेक्निक का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब यहाँ पे जब भी मार्केट जाओगे, वेल्डिंग का जो मशीन्स खरीद के लाओगे, उसका जो सेटअप रहता है, ठीक है, सेटअप कौन सा रहेगा, पावर सप्लाई रहेंगे भैया, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहेगा, इलेक्ट्रोड्स वगैरह रहेगा, ठीक है। उसका ये वर्कपीस तो आपको जिसमें करना हुआ रहेगा। तो वो 2 तरह के मिलते हैं, एक कांस्टेंट करंट टाइप का मिलेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज टाइप का मिलेगा। ये क्या होता है सर, ये बता दो ज़रा। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें समझना यही है कि मान लो कि जो हमारा अगर कांस्टेंट करंट टाइप में रहेगा, तो उसमें क्या है कि अगर वोल्टेज में अगर थोड़ा सा भी मान लो चेंज होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज चेंज में क्या होगा ना, करंट देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा चेंज होगा। यहाँ वोल्टेज अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो करंट क्या होगा, बहुत कम चेंज होगा। मतलब यहाँ पे क्या, करंट कांस्टेंट है, और ये जो ग्राफ है ये पैराबोला का ग्राफ मिलता है कांस्टेंट करंट टाइप में। ये लीनियर ग्राफ मिलता है किसमें, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप में। इसमें क्या है कि अगर स्मॉल चेंज इन वोल्टेज है तो करंट का क्या है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो भाई इसलिए ये कांस्टेंट वोल्टेज टाइप में है। इसलिए साफ साफ इसमें क्या बोल दिया है कि देखो कि फॉर ए स्मॉल चेंज इन आर्क वोल्टेज, कि यहाँ पे जब हम स्मॉल चेंज आर्क वोल्टेज में करते हैं, तो अब भाई वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ही तो, मान लो कि कोई 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव है निगेटिव है, भाई इसमें दोनों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस नहीं रहेगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स जंप मारेंगे इधर से निगेटिव से पॉजिटिव, वोल्टेज का डिफरेंस के कारण ही तो भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लो कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है
और यहाँ पर भी 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा भाई, जब तक यहाँ 29, 28 मतलब यहाँ कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर का डिफरेंस जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है हीट का ट्रांसफ़र का, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र को करवाना भैया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना, तो भैया क्या होना चाहिए, वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है। तो इसमें बोला कि अगर आपका स्मॉल चेंज हो जा रहा है वोल्टेज में, तो वेरी स्मॉल चेंज होगा किसमें, आपकी करंट में। और ये जो है मैनुअल आर्क वेल्डिंग टेक्निक में यूज़ किया जाता है। क्लियर है। ये कांस्टेंट करंट टाइप का आपको एक मिलेगा। कांस्टेंट वोल्टेज टाइप क्या बोलता है कि अगर हम स्मॉल चेंज वोल्टेज में करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको चेंज मिलने वाला है किसमें, करंट में, तो वो ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप रहेगा। ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव बताओ कि कांस्टेंट करंट जो होता है वो टेक्निक हम लोग किस में यूज़ करते हैं, मैनुअली में करते हैं कि बताओ ऑटोमेटिक करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, मैनुअल लिखा हुआ है। और ऑटोमेटिक में क्या करोगे, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। क्लियर है। और इसमें और एक चीज़ ये होता है कि बीड जो आपको मैंने बताया था, वेल्ड बीड क्या था भैया, तो वेल्ड बीड कुछ नहीं था कि मतलब सिंगल पास में कितना आप यहाँ पे मटेरियल को डिपॉजिट किए हो उसी को वेल्ड बीड बोलते थे। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मिलता है और इस वाले में यूनिफॉर्म बीड मिलेगा। क्लियर है। अब देखो ओपन सर्किट वोल्टेज और क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये कोई दो टर्मिनल है तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि मान लो यहाँ पे कि कोई भी वर्कपीस को, दो वर्कपीस को यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे तो मस्त पावर सप्लाई लगाया, एक पावर को सप्लाई करना भाई, क्या पावर से, वोल्टेज सप्लाई करोगे। यहाँ पे मस्त आपका इलेक्ट्रोड है, इसको सप्लाई, इसको यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये निगेटिव है, और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये वर्कपीस मेरा पॉजिटिव है, इसको अर्थिंग लगा दिया आप। ठीक है। तो भाई इन दोनों के जब ये जो दोनों टर्मिनल है पॉजिटिव, इनके बीच का वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, वोल्टेज का डिफरेंस, अरे बिल्कुल होगा ना मेरे दोस्त। वोल्टेज का डिफरेंस अगर नहीं रहेगा तो शॉर्ट कैसे कराओगे यार, स्पार्क को जनरेट कैसे करवाओगे। जब आप दो वायर को सटाते हो तो स्पार्क कब जनरेट होता है, जब वो सर्किट पूरा होने की कोशिश करता है, बट आप होने नहीं देते हो यार, उसमें करंट फ्लो होना चाहता है, लेकिन आप क्या करते हो, गैप को मेंटेन रखना चाहोगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो उछलेंगे, हवा में रहेंगे, तो उसके कारण जो होती है भाई क्या हो जाती है, आपकी स्पार्क दिखने लग जाता है, आप बोलते हो मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये जो दो टर्मिनल होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड अक्रॉस द टू ओपन टर्मिनल अंडर नो लोडिंग कंडीशन, जब आप वेल्डिंग नहीं करते हो उस टाइम जो मैक्सिमम इन दोनों के बीच में आप रेटेड वोल्टेज जो देख सकते हो उसको बोलते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज बोलेंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में बहुत ज़्यादा आया हुआ ऑब्जेक्टिव में कि बताओ कि ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है, ये जनरली 80 वोल्ट्स होते हैं। तो उसी तरह से शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है भाई, आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैक्सिमम रेटेड करंट दैट कैन अलाउ थ्रू ए वेल्डिंग मशीन एट रेटेड कंडीशन, मतलब वेल्डिंग मशीन के थ्रू से जो मैक्सिमम रेटेड करंट जो अलाउ किया जा सकता है उसको बोलेंगे क्या, शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। अब ड्यूटी साइकिल क्या हो गया, अब मुझे ये बताना कि भाई वेल्डिंग मशीन है वो क्या करता है ना, वेल्डिंग करता है, और बंदा अगर वो वेल्डिंग कर रहा है ना, तो अगर वो वेल्डिंग कर रहा है तो हीट का अगर जब प्रोड्यूस मान लो अगर हो रहा हमेशा, तो जब देयर विल बी मोर चांस कि भाई कि कहीं ना मेरा जो मशीन है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वेल्डिंग जो होता है कंटिन्यूसली नहीं किया जाता है। आप देखे होंगे कहीं अगर आप रोड के किनारे कभी वेल्डिंग करते हुए अगर देखे होंगे तो भाई वेल्डिंग थोड़ा वो ये लोग करते हैं फिर थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है, साइकिल ड्यूटी मतलब ड्यूटी करने वाला साइकिल, ये क्या बताता है कि इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच आर्क इज़ ऑन, मतलब भैया कि जब आप दो वर्कपीस को वेल्ड कर रहे हो उस टाइम जब आपका आर्क जो है ऑन रहता है उसी टाइम को आप क्या बोलते हो, ड्यूटी साइकिल बोल रहे हो। तो भाई किसी टाइम अब हमेशा तो आर्क ऑन रहेगा नहीं। ठीक है। तो जब हमेशा अगर आपका आर्क ऑन नहीं रहेगा तो बाकी टाइम को क्या बोलेंगे, तो जब आपका आर्क हमेशा ऑलवेज ऑन रहता है उसको ड्यूटी साइकिल बोलेंगे, जब आपका आर्क ऑन नहीं रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, आइडल टाइम बोलते हैं। नॉर्मल सिंपल सी बात है। तो ड्यूटी साइकिल आपका यही बताता है कि इट इज़ परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच आर्क इज़ ऑन विदाउट ओवर हीटिंग एलिमेंट्स इन द वेल्डिंग मशीन, मतलब जब हम आर्क को ऑन रखे हैं तो उस टाइम जो है वेल्डिंग मशीन जो मेरा रहेंगे उसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसको वो ओवर हीटिंग नहीं कर रहा हो। तो सिंपल सी बात है कि ड्यूटी साइकिल अगर मान लो यहाँ पे 60% मान लो अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो 60% का मतलब ये हो गया कि मेरा 60% जो है 60% टाइम जो मेरा वेल्डिंग मशीन काम किया होगा, 40% टाइम क्या रहेगा, खाली रहा होगा। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, आर्क ऑन टाइम कि भाई कितना टाइम तक आर्क ऑन रहा है अपॉन आर्क ऑन टाइम प्लस आइडल टाइम, कितना टाइम तक वो नहीं रहा है। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो ड्यूटी साइकिल निकल के आ जाएगा।
और ड्यूटी साइकिल जो होती है भैया, कि अगर आप बात करो अमेरिकन वेल्डिंग जो सिस्टम होता है उसमें 10 मिनट रहते हैं, और भारतीय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में ये 5 मिनट रहता है। और ये 5 मिनट अगर आपका मान लीजिए ड्यूटी साइकिल है तो उसमें जो परसेंटेज जो फॉर्म में निकालोगे तो 60% निकलता है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, तो ये डेटा आपको याद रखना है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी साइकिल का जो टाइम होता है कितना था, 5 मिनट्स। मतलब 5 मिनट जो कंटिन्यूस आप आर्क को ऑन रख सकते हो, 5 मिनट तक कंटिन्यूस वेल्डिंग कर सकते हो। क्लियर है? अगर उससे ज़्यादा करोगे मेरे भाई तो वेल्डिंग मशीन्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओवर हीटिंग के उसमें ज़्यादा चांसेस हो सकती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक इसी तरह से इन लोगों ने ग्राफ बना दिया कि ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में वोल्टेज वी आई ग्राफ, और इस तरीके से आई टी अपन आई एस बी टी अपन वी नॉट इज इक्वल टू 1। आई टी मतलब किसी टाइम का करंट बता रहा है, ये मैक्सिमम रेटेड करंट हो गया, और ये आपका मैक्सिमम आउटपुट जो दोनों टर्मिनल का वोल्टेज था, ये किसी टाइम पे अगर वोल्टेज को देखा जा रहा तो ये 1 होना चाहिए। ठीक है? और आर्क वोल्टेज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एल ए। मतलब क्या है कि मान लो कि अभी अभी जस्ट मैंने क्या किया ना, अभी अभी वर्कपीस है, 2 वर्कपीस को ज्वाइन करना है। ये मेरा पावर सप्लाई है, मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। ठीक है? इलेक्ट्रोड है। मैंने क्या किया ना मेरे भाई, मैंने क्या किया भाई, लेक्चर पसंद आ रहा तो भैया लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत बेनिफिट मिलने वाला आपको। इसको मैं नेगेटिव से और इसको मैंने यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और इसको अर्थिंग लगाने नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना मेरे भाई। तो मेरे को आप ये बता दो कि क्या अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करवाया? शॉर्ट सर्किट तब होगा ना जब मैं इस इलेक्ट्रोड को इस पर टच करूँगा, और जब मैं एक मिनिमम क्या रखूँगा, गैप रखूँगा। जिस गैप को क्या नाम देता हूँ मैं, उस गैप को आप नाम दे देते हो क्या, आर्क लेंथ नाम देते हो। ठीक है? तो अब क्या होगा कि मान लो अभी आर्क लेंथ क्या 0 है। आर्क लेंथ कब 0, आर्क लेंथ जो है वो 0 है, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो आपका ए हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे जब है, मतलब आर्क वोल्टेज जो रहेगा वो कुछ रहेगा जब आपका आर्क लेंथ 0 रहेगा। आर्क लेंथ कब 0 रहेगा, जब हम लोग इसको यहाँ पे सटाएंगे तब, मतलब वर्कपीस में इस इलेक्ट्रोड को सटाएंगे तभी जाके मेरा आर्क लेंथ क्या 0 रहेगा। तो ये बस एक इक्वेशन ऐसा निकला हुआ है। ठीक है? अब स्टेबल आर्क का मतलब क्या हो गया, देखो जब भी आर्क स्टेबल का मतलब होता है कि अब आर्क मतलब क्या था, जो चिंगारी जो निकल रही है ना इस इलेक्ट्रोड में और इस वर्कपीस के बीच में, ये जो चिंगारी जो निकल रही है, आप क्या चाहोगे कि भाई मेरा जो टारगेट है वो जहाँ पे फोकस है वो वहीं पे गिरे, इधर उधर नहीं करे। मतलब आप चाहते हो कि आर्क जो है ना वो डिफ्लेक्ट ना हो। डिफ्लेक्ट ना हो इसका मतलब क्या हो गया, आपको चाहिए स्टेबल आर्क चाहिए। तो स्टेबल आर्क कांस्टेंट करंट टाइप में और कांस्टेंट वोल्टेज टाइप में कैसे होगा, देखो ये तो देखो एक ग्राफ आपका ये बना हुआ कांस्टेंट करंट टाइप का, आपको पता है कि पैराबोलिक रहता है। और ये जो इक्वेशन शो कर रहा है क्या, ए प्लस बी एल ए, मतलब जब हम लोग आर्क लेंथ जो है वो 0 रहता है तब भी क्या होगा, ए जो है कुछ आर्क वोल्टेज जो है वो रहेगा, वो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो नॉर्मली यहाँ पे स्टेबल आर्क का मतलब क्या बताया गया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा क्या, स्टेबल आर्क का मतलब हो गया क्या, मोर हीट जनरेशन ऑन वर्क। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्टेबल आर्क का नॉर्मली मतलब होता है कि जहाँ पे मेरा जो इंटेंशन है कि भाई जो है मुझे जिस पॉइंट पे वेल्डिंग करना है बस उसी पॉइंट पे जो मेरा आर्क जो है गिरेगा, तभी तो वो जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉइंट पर हीट का जनरेशन कर सकता है। लेकिन अगर वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इधर उधर मुड़ जा रहा है, तो क्या उसको स्टेबल आर्क बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो स्टेबल आर्क के लिए कुछ यहाँ पर कंडीशन बनता है कि आई टी इक्वल टू आई होना चाहिए, वी टी इक्वल टू वी ए होना चाहिए। क्लियर है कि आई क्या मैक्सिमम रेटेड करंट था। ठीक है? ये आर्क करंट है, ये आर्क वोल्टेज है, तो वो किसी भी टाइम में जो आप वोल्टेज देते हो तो आर्क वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, और करंट भी बराबर होना चाहिए आर्क वाले। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, लॉसेस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज के टर्म्स में लॉस दिखाता है जब आई टी इक्वल आई होता है, और वी टी इक्वल जब वी ए होता है, तो ये लॉसेस इन टर्म्स ऑफ करंट दिखाता है। अब आर्क ब्लो क्या है, तो अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि जो है आर्क जो रहता है ना भाई, आर्क क्या होता है, कुछ अपने पाथ से जहाँ पर उसको गिरना चाहिए ना वो उस जगह पे नहीं गिर पाता है, वो कुछ इधर इधर इस तरीके से देख सकते हो डिफ्लेक्ट कर जाता है अपने जगह से। ठीक है? और ये जो है आर्क ब्लो का जो मेन प्रॉब्लम कब आती है, जब स्टार्टिंग में हम लोग वर्कपीस पे वेल्डिंग करते हैं, जब लास्ट में वेल्डिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड होता है, जो मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है मेटल का ही बना हुआ रहता है, ये माइल्ड स्टील का हो सकता है आपका, या ग्रेफाइट का हो सकता है, इसमें कुछ कोटिंग मतलब कुछ मटेरियल चढ़ा देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि आर्क ब्लो को अगर हमको मतलब दूर करना, आर्क ब्लो से मान लो क्या समस्या होने वाली है, आर्क ब्लो से ये समस्या मेरे दोस्त हो जाएगी कि आपको यहाँ पे चाहिए था हीट, लेकिन यहाँ पे ना हीट होके कहाँ, वो देखो यहाँ पे ये इधर कहीं कभी आपको इधर थोड़ा सा उसका पीछे हो जा रहा है, कभी थोड़ा सा आगे हो जा रहा है, मतलब आर्क यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आर्क यहाँ पे आपका हो जा रही है क्या, डिफ्लेक्ट हो जा रही है। आर्क क्या हो जा रही है यहाँ पे,
डिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो क्या आप आर्क चाहते हो कि डिफ्लेक्ट हो? नहीं चाहते हो, तो मतलब आप स्टेबल आर्क चाहते हो। तो उसीलिए जो होती है ना, एक दो अलग अलग एक्स्ट्रा पीस यहाँ पे मटेरियल लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों एक्स्ट्रा पीस जो मटेरियल होते हैं, एक को टेब इन स्टार्टिंग में बोल देते हैं, और बाद वाला जो लास्ट में रहता है उसको टेब आउट बोल सकते हैं। या तो जो इलेक्ट्रोड रहता है ना, उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स एक मतलब कोटिंग होता है यार, मतलब आप समझो कि एक परत चढ़ा देते हैं। जैसे मान लो कि आयरन है, आयरन को हमको रस्ट से बचाना आता है, क्या करते हो? जिंक का उसमें परत लगा देते हो, जिंक का परत लगा देते हो। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हो? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भैया आयरन में जिंक का कोटिंग करना। क्लियर हो गया? तो उसी तरह से हम लोग भी इलेक्ट्रोड में क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। क्लियर है? तो क्या होता है कि आर्क ब्लो अगर जीरो कब होता है, ठीक है, तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। मतलब आर्क भैया आपका डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, डिफ्लेक्शन ऑफ जो है इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है फ्रॉम इट्स इंटेंडेड, मतलब पाथ जो रहता है जहाँ पर उसको गिरना चाहिए था, तो वहाँ पे गिरती नहीं है, ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन टुवर्ड्स द वर्कपीस इज आर्क ब्लो। मतलब सिंपल सी बात, आर्क ब्लो वो आर्क ब्लो किसको बोलेंगे कि जहाँ पर आर्क को गिरना चाहिए इंटेंडेड पाथ पे, वहाँ पे नहीं गिर पाती है। क्यों नहीं गिर पाता? ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। तो इसके कारण क्या होता है? आर्क इधर उधर गिरेगा, इधर उधर गिरेगा, तो भाई यहाँ पे जहाँ पे वेल्डिंग होना चाहिए था वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा भाई, तो वहाँ पे वेल्डिंग आपका अच्छे से नहीं होने वाला है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आर्क ब्लो कर देते हैं। आर्क ब्लो से भैया समझ में आ गया होगा आपको आर्क ब्लो की। अब ड्यू टू आर्क ब्लो क्या हो सकता है? ड्यू टू आर्क ब्लो जो है हीट कंसंट्रेशन ऑन द वर्कपीस क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है एट द बिगिनिंग और एट द एंड। एंड वेल्ड स्पेटर, वेल्ड स्पेटर मतलब क्या होता है? इधर उधर, अब मान लो इधर उधर अगर आर्क आपका जाएगा, तो जब यहाँ पे आपको भी पता है जब वेल्डिंग करते हो तो यहाँ पे मेटल क्या रहता है? लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, तो ये छिटकेगा इधर उधर, ठीक है। तो छिड़केगा तो आपको नहीं लगता कि भाई इस वर्कपीस के ऊपर जो है कुछ स्पेटर कर देंगे, तो एक तरह से स्पेटर मतलब क्या? छिड़कना, वेल्ड स्पेटर उसको बोलते हैं, ठीक है। वेल्ड स्पेटर हो जाएगा ड्यू टू द आर्क ब्लो कंडीशन। तो इसका रेमेडीज़ कैसे भाई? कि हाँ ठीक है, आर्क ब्लो तो आपने बताया सर बहुत बड़ा समस्या भाई, कैसे हटाएंगे ये तो बता दीजिए। तो क्या होता है कि आप सब एक्स्ट्रा मटेरियल आपने देखा कि बिगिनिंग में और एंड में लगा सकते हो, और उस वर्कपीस को क्या बोलते हैं? टेब इन और टेब आउट। मतलब स्टार्टिंग में रहेगा तो उसको बोलेंगे टेब इन, और लास्ट में रहेगा तो उसको टेब आउट बोलेंगे। या क्या कर सकते हो? स्मॉल आर्क लेंथ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आर्क लेंथ को ना रखें, कम से कम रखें, जिससे डिफ्लेक्शन जो है उस आर्क का कम से कम रहे, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स कोटिंग ऑन इलेक्ट्रोड देखेंगे कि कौन कौन सा फ्लक्स कोटिंग लगाने से जो है वो आपकी आर्क ब्लो की समस्या खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है, आर्क ब्लो की समस्या का मतलब भैया आप स्टेबल आर्क चाहते हो। मतलब आर्क ब्लो की समस्या अगर खत्म होगी, मतलब आपको कौन सी आर्क मिल रही है? स्टेबल आर्क मिल रही है। और स्टेबल आर्क ही आपका एम होना चाहिए, ताकि आप जिस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रोड से जो यहाँ पे ये आपने शॉर्ट सर्किट करके जहाँ पर जो आपने हीट का प्रोड्यूस किया है, तो ये आर्क उसी पॉइंट पे गिरना चाहिए जिस पॉइंट पे आपका इंटेंशन हो, जहाँ पे इरादा हो कि हमको इस पॉइंट पे वेल्ड करना, तो उसी पॉइंट पे क्या गिरना चाहिए? उसी पॉइंट पे वो चीज़ गिरना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। और क्या सकते हो? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल आर्क ब्लो इन आर्क वेल्डिंग ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई। अगर आपने पावर सप्लाई अगर हाई कर दोगे ना, तो क्या हो सकती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल आर्क ब्लो, मतलब आप हाई फ्रिक्वेंसी का पावर सप्लाई करोगे तो उसमें उसके इसमें भी आपको स्मॉल आर्क ब्लो मिलेगा। और क्या कर सकते हो? स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इज़ मोर इन डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पॉइंट पे कि बताओ कि जो है स्टेबल आर्क यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ स्टेबल आर्क जो होती है वो एसी से मिलेगा कि डीसी से मिलेगा? अरे भाई डीसी में क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रोड को निगेटिव दे दिया और वर्कपीस को पॉजिटिव दे दिया, तो भाई ये पोलैरिटी अब चेंज नहीं होने वाली है। बट इन केस ऑफ एसी सप्लाई तो पोलैरिटी क्या होगा? कंटिन्यूसली चेंजेस, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव होते रहेगा। तो स्टेबल आर्क जो होता है वो डीसी सप्लाई से मिलती है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बताओ स्टेबल आर्क जो होता है वो किस केस में मिलेगा। तो स्टेबल आर्क हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई स्टेबल आर्क हमेशा डीसी सप्लाई से ही मिलने वाला है। और डीसी सप्लाई में अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पे कौन सा साइन होता है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको याद नहीं है तो भैया बस एक एरो बनाना, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव लिखना, निगेटिव एंड पॉजिटिव। और आपको मैंने क्या बताया? स्ट्रेट बोल रहा ना भाई, याद रखना कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो निगेटिव किस पे रहेगा? निगेटिव आपका यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रोड पे, और पॉजिटिव किस पे हो गया? पॉजिटिव आपका हो गया आपका वर्कपीस पे। तो डीसी एसपी हो गया स्ट्रेट पोलैरिटी किस केस में होता है? जब आपका इलेक्ट्रोड निगेटिव रहेगा। और जस्ट इसका आप रिवर्स कर दोगे तो डीसी आरपी मतलब डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी,
फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब DCSP जो रहता है इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता था? क्योंकि वर्कपीस जो था, वर्कपीस पे जो हीट का जनरेशन था वो बहुत ज़्यादा था। बट डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इन सारे पॉइंट्स जो है, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 4 रहेगा उसमें फ्लक्स कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें फ्लक्स कोटिंग क्यों चढ़ाया जाता है और किस तरीके से आपको स्टेबल आर्क मिलने वाला है, तो सारा चीज़ हम लोग लेक्चर 4 में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर 3 में आपको ये सब सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग टेक्निक क्या होता है। ठीक है, वेल्डिंग टेक्निक के बारे में देखा कि लीनियर मूवमेंट होता है भैया, वर्टिकल मूवमेंट होते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट्स होते हैं। फिर देखा कि वेल्डिंग मशीन्स के टाइप्स भी होते हैं, कांस्टेंट करंट टाइप होता है, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप का होता है। फिर आपने देखा ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में देखा। ड्यूटी साइकिल मतलब ये वो टाइम रहता है जितना जब आपका आर्क ऑन कंडीशन में रहता है। ठीक है, फिर आप लोगों ने स्टेबल आर्क मतलब किसको बोलेंगे? स्टेबल आर्क का मतलब होता है भैया कि आप जो आर्क जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जहाँ पे आपका इंटेंशन हो बस भाई वो उसी पॉइंट पे गिरे, ठीक है, इधर उधर ना गिरे। तो उसके ये कंडीशन था, वो आपने देख लिया। आर्क ब्लो देख लिया कि आर्क ब्लो क्यों प्रोड्यूस होता है, कि आर्क ब्लो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क। आर्क डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो भाई क्या होगा? आर्क ब्लो होगा। तो आर्क ब्लो जिस पॉइंट पे आप हीट चाहते हो तो वर्क पीस उस पॉइंट पे हीट आ नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा? फिर आर्क ब्लो की समस्या हो जाएगी। आर्क ब्लो की समस्या होने से दिक्कत क्या है? आपको स्टेबल आर्क नहीं मिलेगी, और स्टेबल आर्क नहीं मिलेगा तो भैया बहुत सारे, जैसे आपने देखा वेल्ड स्पेटर हो गया और बहुत सारी समस्या इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो सारा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ कि रेमेडीज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है, इस समस्या का समाधान। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन देखें, मतलब नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड को किस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कौन कौन से मटेरियल्स हम लोग इलेक्ट्रोड पे चढ़ाते हैं जिसके कारण स्टेबल आर्क आपको मिलता है। ऑक्सीडाइजर्स का मतलब क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक का जो आपका ये नोट्स है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने बोला था कि जो मोर वाला बटन है ना आपका, वीडियो जो देखते हो आप, उसके उस पर 2 बार क्लिक करना, वहाँ पे लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वो वहीं पे आपको ये लेक्चर का PDF आपको वहाँ पे मिल जाने वाला। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।